पे रांची में जो हिंसा हुई 10 जून को, उसके बाद कार्रवाई तेज हुई है, लेकिन ये जो हिंसा हुई, क्या इसे रोका जा सकता था या इसे बेहतर मैनेज किया जा सकता था? इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामेश्वर जी, आप पुलिस फोर्स में भी रहे हैं, पहले मंत्री हैं, आपसे मैं समझना चाह रही हूं कि जिस तरह की स्थिति बनी, जितनी यहां पर हिंसा हुई और अब धरपकड़ तेज हो रही है, लेकिन जानकारी थी फ्राइडे प्रेयर जुमे की नमाज के दौरान देश के कई इलाकों में काफी सुरक्षा जो है वो कड़ी की गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ हो सकता है, जैसा माहौल बना था देश में। क्या इसको बेहतर मैनेज नहीं किया जा सकता था और हम कह सकते हैं कि प्रशासन की नाकामी रही है? नगमा जी, रात में एक लोकल चैनल देख रहा था, उसमें एकरा मस्जिद में जहां घटना घटी, जहां नमाज पढ़ के लोग निकले और इसके बाद आगे बढ़ने पर घटना घटी, पथराव हुआ, लाठी गोली चली, पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। तो एक आदमी बयान दे रहे थे कि हम लोगों ने पुलिस को आश्वस्त किया था कि हम जुलूस नहीं निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इसी मस्जिद के पास करेंगे, नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलेंगे, सड़क में प्रोटेस्ट करेंगे। ये उनको आश्वासन दिया गया था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसा उन्होंने बताया वो चैनल के मार्फत से। लेकिन इससे ज्यादा मैं सरकार में हूं, मंत्री हूं, तो मेरे स्तर पर इस पर टिप्पणी करना संभव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि राज्य सरकार ने एक 2 मेंबर की कमेटी बैठा दी है जांच के लिए। तो जांच रिपोर्ट आने के पहले, जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उसके पहले किसी तरह का मेरे द्वारा टिप्पणी देना जांच को प्रभावित कर सकता है। मैं पुलिस में रहा हूं, जानता हूं। जी, जांच हो रही है ये हम समझते हैं, लेकिन कुछ जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये उपद्रवियों को रोकने के लिए जी, अगर आप सुन सकते हैं, ये बात सही है कि जांच हो रही है, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तरीके से जब कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा हो उसके साथ कैसे बर्ताव किया जाए। जो भी हुआ उसमें 2 नाबालिग मारे गए, इतनी हिंसा हुई, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। आप पुलिस में रह चुके हैं, क्या पुलिस के पास और कोई विकल्प नहीं होता है गोली मारने के सिवाय? देखिए, मैं पुलिस में रहा हूं और इस तरह के सिचुएशन फेस किया हूं। मैं अपना कहूंगा तो एक जगह था मैं, वो उपद्रवकारी लगभग 10,000 की संख्या में चले, एक गांव में घुसने की कोशिश की जो दूसरे समुदाय का था। मैं भी था, डीसी भी थे, एसडीओ थे, सब थे, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चार्ज थे, वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तो पुलिस द्वारा अश्रु गैस छोड़ा गया। उपद्रवकारियों ने उल्टा अश्रु गैस उठा करके पुलिस पर ही फेंक दिया, तो निष्प्रभावी हो गया। फिर लाठीचार्ज, कुछ लाठी वाले थे, लाठीचार्ज कराने की कोशिश की, लाठी छीन करके पुलिस बल वालों को पिटना शुरू कर दिया। तो लाचारी पुलिस फायरिंग करानी पड़ी, 2 लोग वहां भी मरे। तो इस तरह का सिचुएशन मैडम डेवलप करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है कार्रवाई। किताब में चीजें अलग ढंग से लिखी हुई हैं, लेकिन एक्चुअल में जब सामना होता है, परिस्थिति से सामना होता है पुलिस को, तो स्पॉट में ही जो सीनियर पदाधिकारी हैं उन्हीं को निर्णय लेना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूंगा। ये सही बात है आपकी कि जो स्थिति रहेगी उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई वहां पे करती है। तो यहाँ पे हिंसा इतनी बढ़ गई कि पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि स्थिति ऐसी बनने क्यों दी गई। वैसे आपसे मैं जानना चाहूंगी रामेश्वर उरांव कि अब जो हिंसा और जो माहौल है देश भर में, कई शहरों में, उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में आपने देखा बुलडोजर चले, और आरोप चाहे कुछ हो, लेकिन जैसे इस यहाँ पे विरोध प्रदर्शन का आरोप था, लेकिन बुलडोजर जो है वो घर पे चला इसलिए कि ये अवैध निर्माण है। तो बीजेपी शासित राज्यों में, खास करके उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर नीति में बहुत तेजी आई है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये कानून सम्मत नहीं है। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। ये कानून सम्मत नहीं है। डेमोक्रेसी में
रूल ऑफ लॉ होता है, लॉ के अनुसार राज्य सरकार चलती है, और लॉ का भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, उसमें ड्यू प्रोसेस अपनाना पड़ता है कैसे किया जाए। अगर अवैध निर्माण है तो पहला तो होना चाहिए राज्य सरकार को अवैध निर्माण के समय में इसको रोक दे, नहीं अवैध निर्माण हो। रोक नहीं पाई तो फिर नोटिस दे कि ये जमीन आपकी नहीं है, आपने घर बनाया है, आप इसको हटा लें। आप नहीं हटाएंगे तो इतना दिनों के बाद सरकारी मशीनरी जाएगी, हटाएगी, और इसका जो कॉस्ट होगा आपको देना पड़ेगा। इस तरह ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो ये कुछ नहीं किया गया, अक्यूज हैं, घर गिरा दिया गया। अभी पता चल रहा है कि उसके नाम, अक्यूज के नाम से घर नहीं था, दूसरे के, उसकी पत्नी के नाम था। और मैं ये कहूंगा नगमा जी, अमानवीय भी है, इनह्यूमन भी है। ये इलीगल तो है ही, इनह्यूमन भी है। इनह्यूमन इसलिए है कि उसमें 5, 6, 7 आदमी रहते हैं। अक्यूज को घर को गिरा दिया, उसके फैमिली मेंबर से क्या दोस्त था, आप उसके क्या व्यवस्था किए हैं? उनका ह्यूमन राइट्स अलग है। खाली अक्यूज का, आप अक्यूज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं करके नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स उनका भी है, उनके बच्चों का, उनके पत्नी का है। उसके लिए क्या किया? इनह्यूमन है। इलीगल के साथ साथ ये इनह्यूमन भी इस तरह का है। आप कीजिए ना, घर गिराए, कौन मना किया है? कानून है, आप समझते हैं कि गिराना है घर, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपनाइए, पैमाइश कराइए घर की, जांच कराइए घर की, जमीन का कागज दिखाइए कि आपका घर नहीं, आपकी जमीन नहीं है, घर बनाया है दूसरे की जमीन में, सरकारी जमीन में है। उसको फिर नोटिस दीजिए कि घर हटाइए। घर नहीं हटाता है तो कहिए उसको कि आप नहीं हटाइएगा तो सरकारी मशीनरी तो हटाया जाएगा, और सरकारी मशीनरी का जो खर्चा होगा आपको देना पड़ेगा, आपने हटा लेगा वो। आप किए हुए हैं सब काम हम लोग झारखंड में, बिहार में जो नौकरी में था तो इसी तरह की कार्रवाई करते थे हम लोग अवैध निर्माण को हटाने के लिए। जी धन्यवाद आपका रामेश्वर उरांव। जो सवाल आपने उठाया है कि वहां पे उस घर में, जैसे अगर प्रयागराज की बात करें तो और भी लोग रहते थे और घर अक्यूज के नाम नहीं था, अगर उनके ऊपर आरोप है तो ये देखना होगा कि उस घर में और भी लोग रहते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या। और यही सवाल जो है अब असदुद्दीन ओवैसी भी उठा रहे हैं कि यहाँ पे यूपी सरकार जो है वो खुद ही जज, जूरी सब बन रही है।